अभी तुमको को होस्ट बना दिया है। ठीक है, सबके माइक पे और सबको एडमिट करते ही जाना। ठीक है, और सबके माइक पे ध्यान रखना। तो रितिका, रितिका कौन हो बेटा तुमको कल भी तुम आई थी क्लास लेने, हम तुमको नहीं पहचान रहे। प्लीज बताओ बेटा कौन हो तुम। रितिका, प्लीज बताएं आप कौन है। नहीं बताने पे आपको क्लास से टर्मिनेट आउट कर दिया जाएगा। वो क्या आपको हम नहीं पहचान रहे, आप क्लास में फिर एडमिट हो रही है मेरे। बताएं आप कौन है रितिका। रितिका, आपको माइक भी दिया जा रहा है, आप माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं रितिका। देखिए मैंने आपको माइक भी दिया है, बताएं कौन है आप माइक को अपने अनम्यूट कर सकती हैं, आपको माइक मिला हुआ है। रितिका बोले कौन है आप बेटा। रितिका तुमको माइक मिला हुआ है बेटा, जल्दी बताओ कौन हो तुम। रितिका नहीं बता रही है, इसलिए उनको हटा दिया जा रहा है। चैट बॉक्स में भी नहीं बता रही है अभी तक रितिका। सर सर हम मैं, एलन से सपना के फ्रेंड हैं। ओ सपना सा फ्रेंड हो तो बेटा तुमको ठीक है, तुम क्लास करिए, कोई इशू नहीं बेटा। ठीक है, अब ऐसे बोली ना कि हाँ सपना के फ्रेंड है, एलन से हो, कोई इशू नहीं है। हाँ हमको एक ओके बार, सर, ओके। हाँ ठीक है। दूसरी ठीक है चीज सर। की, तुमको क्लासेस अगर पसंद आ रहे हैं, अगर लेना है तो आप 2-3 दिन डेमो करके, सर तीन ले दिन क्या लिए है, क्लास, ले ले लियो। चुके हैं। और हाँ, यस सब्सक्रिप्शन, सर। बेटा हमको नहीं पता था, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ओके। कोई बात नहीं सर। रितिका कौन बेटा, वो जो तुम पीछे बैठती थी, लंबी सी लड़की थी, वही ये क्या। हाँ, यस सर, यस सर। ओ अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी बेटा। ओके सर। हमको नहीं पता। सपना नहीं कर रही है क्लास। अभी सब, क्लास से आई है सर वो। वो अभी क्लास में ही है, वो क्लास करेगी ना, सपना कर रही है ना अभी हाँ, हम। करेगी करेगी। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है, हम नहीं पहचान रहे थे तो इस वजह से रितिका को बोल रहे थे। कोई बात नहीं। देखो बेटा, कोई भी नया एडमिशन हो ना, हमें नहीं पता होता है, तो बता दिया करो कि सर हम ले लिए सब्सक्रिप्शन, ये वो जो भी चीजें हैं बता दिया करो। चलो, डिसऑर्डर्स तो बोले थे पढ़ने के लिए, और वीडियो मेरा बन चुका है, हम भेज देंगे आज। सुबह में नहीं भेजे थे, आज भेज देंगे। तो चलो हम लोग आते हैं, सर्कुलेटरी पढ़ना है ना अभी, और शाम वाले क्लास में ठीक है ना। अभी सर्कुलेटरी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ तक ये बता चुके थे। ठीक है, चलो एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं अपन, है ना। तो हम यहाँ तक बेटा सबको बता दिए थे। क्या बताए थे, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, आरबीसी का काम भी है रेस्पिरेटरी, सब बता चुके थे। अब आ जाते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट को क्या बताया जाता है, डब्ल्यूबीसी, है ना। ल्यूकोसाइट को क्या बोला जाता है जी, डब्ल्यूबीसी। क्लियर है। क्यों बोला जाता है, क्यों डब्ल्यूबीसी बोला जाता है भाई साहब, इसलिए बोला जाता है एज दे आर कलरलेस, है ना। क्योंकि कलरलेस है, क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं है। समझ गए। और एक बात तो तुमको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे आरबीसी के बारे में क्या था, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिएटेड, मतलब डब्ल्यूबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड है। और रिलेटिवली लेसर इन नंबर ऑफ ब्लड, ब्लड में काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। रिलेटिवली लेसर, रिलेटिवली लेसर कहने का मतलब किससे रिलेट कर रहा है, रिलेटिवली रिलेटेड टू आरबीसी। आरबीसी को रिलेट करने में देखने पर पता चलता है कि काफी कम है, 6000 से 8000 mm पर क्यूब है।
बट आरबीसी कितना पर क्यूब था, 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूब था ऑफ ब्लड में। क्लियर हो गया? तो ये दोनों डेटा दम ध्यान में रखना, बहुत हेवी डेटा है ये दोनों। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो ब्लड ग्रुप आज पढ़ाएंगे, है ना, कोएगुलेशन ब्लड ग्रुप। चलो, आज कौन दिन है जी? आज थर्सडे वेडनेसडे है ना, तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि ल्यूकोसाइट को शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब आरबीसी का लगभग 120 लाइफ स्पैन होता है ना, तो इसका उससे भी कम होता है। अब तुम लोग को वो जानना नहीं कितना क्या होता है, ठीक है, बस इतना जान लो कि आरबीसी के कंपैरिजन में ल्यूकोसाइट का लाइफ अमाउंट मतलब लाइफ स्पैन कम होता है। तो ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना, ये भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। आज डब्ल्यूबीसी को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी बताया गया है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा बताया गया ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर में मतलब कि ग्रैनुअल्स टाइप का कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, दाना 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 ग्रैनुअल्स लाइक प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन सा ग्रैनुलोसाइट होता है जी? देखो, कौन कौन सा ग्रैनुलोसाइट्स है? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल, ये तीनों क्या है? ग्रैनुलोसाइट है, मतलब इसमें ग्रैनुल्स ग्रैनुल्स लाइक का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट दिखेगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। और ए ग्रैनुलोसाइट में देख ही रहे हो, ऐसा ग्रैनुल्स ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में होता है ना, ग्रैनुल्स नहीं दिखेगा, ठीक है ना, उसमें दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे ग्रैनुल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है ना, देखो देखो, रेड 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 ग्रैनुल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बैगनी बैगनी ग्रैनुल्स दिख रहा है ना जी। हम्म। फिर यहाँ पे देखो और पिंकिश टाइप का कुछ ग्रैनुल्स दिख रहा है, पिंक कलर का ग्रैनुल्स दिख रहा होगा, देखो, छोटा 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 पिंक 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 ग्रैनुल्स दिखेगा इसमें, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ग्रैनुलोसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बात क्लियर, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो इसमें कोई भी ग्रैनुल्स इस टाइप का नहीं दिख रहा है, ग्रैनुल्स दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है ना, दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। देखो इसको थोड़ा हाईलाइट करने पे और अच्छे से दिख रहा है, नहीं ना, कुछ दिख रहा है जी, दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर, एकदम प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर, ग्रैनुल्स इसमें एब्सेंट है, समझ गया? तो चलो, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है कि न्यूट्रोफिल जो होता है मोस्ट एबंडेंट सेल, डब्ल्यूबीसी का सबसे एबंडेंट सेल कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल्स होगा, क्योंकि 60 से 65% यही टोटल डब्ल्यूबीसी में रहता है। डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% कौन रहता है जी? न्यूट्रोफिल्स रहता है, 60 से 65%, ठीक है। उसके बाद एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट, और सबसे कम कौन होते हैं? बेसो, बेसो एकदम सबसे ज्यादा न्यूट्रो और सबसे कम बेसो, एकदम याद रखना, 0.5 to 1% के करीब में बेसोफिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, अमॉन्ग देम। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रो और मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रो और सब मोस्ट लीस्ट कौन हो गए? लीस्ट कौन हो गए? तुम्हारा बेसो, ठीक है। आगे एनसीईआरटी बोलती है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी यहाँ पे तुम लोग को चकरा दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा चकराया है एनसीईआरटी, घबराना मत। यहाँ पे जो 6 to 8% लिखा है ना एनसीईआरटी और में मोनोसाइट्स के लिए, तो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में कितना परसेंटेज कवर करता है? 6 to 8%, ठीक है। दूसरी बात बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे, पहली बात ये समझ लो, यहाँ पे एनसीईआरटी ये बात बोलना चाह रहा है मोनोसाइट 6 to 8% है। दूसरा बात एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ठीक है, ये दोनों क्या फैगोसाइटिक सेल्स है, मतलब खा जाता है, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आता है ना, तो उसको खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाने वाला, समझ रहे हो ना, फैगोसाइट्स कर दे, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहा है तो इसको क्या कर जाएगा? खा जाएगा, फैगोसाइटिक इन नेचर, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर बात है? कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया, ये फैगोसाइटिक नेचर है, फैगोसाइटिक सेल्स, उसको खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रहा है कि बेसोफिल्स का काम क्या था? सेक्रेट करता है हिस्टामिन, एलर्जिक चीज है ना, बहुत सारे एलर्जी चीज भी, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जो ब्रेन में बैलेंस करता था, यही सेल्स बैलेंस करता है डब्ल्यूबीसी का बेसोफिल, ठीक है। हेपेरिन,
ठीक है। तो ये सब चीजें कौन सेक्रेट करता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या सेक्रेट करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। कोई भी तरह का बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, तो उसमें कौन सा सेल डब्ल्यूबीसी का इन्वॉल्व रहता है? कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया, कोई कटा छटा तुमको इन्फ्लामेट कर गया, फूल गया, तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? डब्ल्यूबीसी का तुमको बेसोफिल प्ले कर रहा है। स्नोफिल 2 से 3% होता है। रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्शन को होने से रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। स्नोफिल्स का जो अमाउंट अगर बॉडी में सही अमाउंट में, तो इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये क्या बोल रहा है, एंड आर ऑल्सो भी एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई तरह का एलर्जी हुआ बॉडी में, तो स्नोफिल का अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ गए ना? एलर्जी रिएक्शन, कभी किसी किसी को होता है ना जी, एलर्जी हो जाता है, गला में खराश कुछ भी, तो उसमें क्या हो जाता है? स्नोफिल्स देखोगे, डॉक्टर सीबीसी जांच कराता है तो देखोगे उसमें स्नोफिलिया बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है ना। एलर्जी हो जाता है तो किसी भी चीजों से, और ये बेसिकली स्नोफिल्स का काम क्या है? इन्फेक्शन को रेसिस्ट करना, ठीक है। चलो, लिम्फोसाइट अपन पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% रहता है, ठीक है। और ये दो मेजर टाइप्स का होता है, बी फॉर्म एंड टी फॉर्म। बी और टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम को हमारा लिम्फोसाइट बूस्ट करता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी तुम्हारा कब मेंटेन होगा? अगर अच्छा इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी में अगर तुम्हारा लिम्फोसाइट का अमाउंट घट जाएगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नॉर्मल रेंज में रहेगा तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप्स होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे ये बात एक चीज क्लियर हो गया, टी लिम्फोसाइट से याद रखना, जब हम एड्स टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे यही होता है कि टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है, उसके में इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है। इसीलिए एचआईवी पेशेंट को, एड्स पेशेंट को क्या होता है कि हर तरह का बीमारी लग जाता है उसको, क्योंकि उसका टी लिम्फोसाइट ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो के आसपास आ जाता है, 2-3 आ जाता है। समझ रहे हो ना? जो 20 से 25% सेल में होना चाहिए वो एकदम 1%, 2% रह जाता है। समझ गए? तो बी एंड, और बेसिकली एड्स पेशेंट में टी लिम्फोसाइट ज्यादा खत्म होता है, ठीक है ना, बी के कंपेरिजन। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो उसके बाद पढ़ते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ये क्या है? आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मतलब स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट्स मतलब, कैरियोसाइट मतलब मेगा मतलब बड़ा, बिग, कैरियोसाइट्स का मतलब न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है ना, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है ना। तो मेगा कैरियोसाइट्स मतलब क्या होगा? मेगा मतलब बिग, कैरियो मतलब कैरी ऑन, साइट्स मतलब जगह है ना, साइट, ठीक है। तो कैरियन साइट, बिग कैरियन साइट मतलब न्यूक्लिएटेड स्थान से प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होगा, बिग न्यूक्लियस, बिग न्यूक्लियस, ठीक है ना, बिग न्यूक्लियस इसमें होगा। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? बिग न्यूक्लियस होगा। तो मेगा कैरियोसाइट मतलब प्लेटलेट्स में क्या जानोगे तुम? तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो बड़ा सा न्यूक्लियस वाले सेल से प्रेजेंट होता है, तो स्पेशल सेल है जिसका नाम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। उसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट, सेल का फ्रैगमेंट का हिस्सा, सेल होता है ना, बेसिकली सेल फ्रैगमेंट, ये जो सेल है तो इसका एक फ्रैगमेंट टूट गया, ये फ्रैगमेंट टूट गया, तो सेल का फ्रैगमेंट्स का हिस्सा बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये बातें हैं एनसीईआरटी यहाँ पे मिलना चाहिए। तो प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट दैट आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मतलब ये स्पेशल सेल्स मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, तो जिसका न्यूक्लियस बड़ा सा होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट एमएम पर क्यूब। प्लेटलेट रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द इन्वॉल्विंग कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट बहुत सारा सब्सटेंस निकालता है, लेकिन ज्यादातर जो इन्वॉल्व है वो ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स का रोल होता है, ठीक है ना। जब ब्लड क्लॉट होता है तो उस टाइम में प्लेटलेट का रोल प्ले होता है, ठीक है। और रिडक्शन इन नंबर, अगर प्लेटलेट का अमाउंट घट जाए तो कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स व्हिच कैन बी लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाए तो तुम्हारा खून बहना शुरू होगा, तो रुकवे नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर में ये मदद करता है। जिसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है, अक्सर हीमोफीलिया वगैरह वाला जो पेशेंट होता है, जिसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो जब जाओगे ना तुम लोग एमबीबीएस में, तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम एक एक्सपेरिमेंट भी करोगे, तो उसमें पता लग जाता है कि प्लेटलेट का अमाउंट अगर कम रहेगा तो उसका क्लॉटिंग टाइम क्या होगा? बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो क्लॉटिंग टाइम होगा ही नहीं उसे, ब्लीडिंग टाइम उसका बहुत कंटिन्यूअसली ब्लीड करता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम घट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट भी याद रखना कि प्लेटलेट के केस में, इन केस ऑफ प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स, बीटी इंक्रीजेस एंड सीटी डिक्रीजेस। समझ गया ना? द ब्लीडिंग टाइम इंक्रीजेस, क्लॉटिंग टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है। और ये सेल्फ फ्रैगमेंट से प्रोड्यूस होता है मेगा कैरियोसाइट, मतलब स्पेशल सेल्स। बोन मैरो है ये, जैसे कि ये बोन मैरो है, ठीक है ना? तो बोन मैरो में नहीं सुधरोगे जी। कौन है ये पागल लड़का लड़की जिसका माइक खुला हुआ है? कौन है ये पगला साला? खुशी कहा है? तुम ज्यादा खुश कहा हो गई हो। हाँ सही बोल रही है कि ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है ना? फैगोसाइटिक मतलब खा जाने वाला मैक्रोफेजिक कंडीशन है। पैरिंग एक एंटी कोआगुलेंट निकालता है। ठीक बोल रही हो, तुमको ठीक पता है सर। और अगर लिम्फोसाइट ज्यादा हो जाए तो? अरे लिम्फोसाइट अगर ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। ठीक है ना? कि ऐसा नहीं कि इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है, उसको वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कुछ कैंसरस प्रॉब्लम आ सकता है उसमें, लिम्फोसाइट बढ़ जाता है उस केस में। तो सब अभी डेप्थ स्टडी में करोगे। बेसिकली लिम्फोसाइट जल्दी घटता है, बड़ा बड़ा नहीं, बढ़ता नहीं है जल्दी किसी में, ये याद रखना। ठीक है ना? बहुत रेयरेस्ट चांस होता है कि बढ़ता है, वो बढ़ता है तो कुछ कैंसरस कंडीशन में भी बढ़ जाता है, ऐसा भी है। ठीक है, तो जिसके में बेसिकली थाइमस रह जाता है ना, तो लिम्फोसाइट किस में बढ़ता है पता है? ये तुम लोग के बॉडी में एक तो थाइमस होता है जो 14 साल की उम्र में डिजेनरेट कर दिया जाता है। वो चैप्टर नंबर 22 में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, तो थाइमस जब होता है ना, थाइमस अगर किसी के बॉडी में रह जाता है ना, तब उस केस में लिम्फोसाइट का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखता है। तो वो थाइमस कैंसर भी केस कॉज कर सकता है, तो वो सब केसों में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। समझ गए? तो ऐसे नहीं लिम्फोसाइट बढ़ता। तो ऐसे बेसिकली ये बकवास क्वेश्चन, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ बेसोफिल सबसे कम, फिर इस्नोफिल्स, फिर उसके बाद मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। तो अभी बहुत अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज बताइए। बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मेनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। वेरी गुड बेटा। चलो, आई खुशी। अच्छा, बिहार से कौन कौन अभी ऐड है जी? जो मेरा बच्चा सब है वहाँ एलएन से जो आया है, वो सबको छोड़ के बाकी बताओ तो। बिहार पटना से कौन कौन लड़का है जी? लड़का लड़की है पटना से? पटना से कोई है कि नहीं है यहाँ पे? कोई है जी पटना से? बिहार पटना से कहीं से? तुम लोग से एक बार और पूछे थे। कौन है? मुजक्किर हसन दरभंगा से, सीवान से, इस्मत मिराज बिहार के छपरा से हो। कोई पटना से नहीं है जी। नूर तुम बिहार से हो? कहाँ से हो जी बिहार में? हमको लगता था तुम दूसरे देश की हो। महुआ, महुआ, महुआ कहाँ पे पड़ता है? अरे ये तो यहाँ पे पड़ता है ना जी, हाजीपुर के आसपास पड़ता है ना महुआ। हाँ, तो तुम तो नजदीक में रहती हो। छपड़ा से रुकैया है। तुम कहाँ से हो जी? खुशी खान? ले, मेरा अटक गया। फिर से हमको वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। पता नहीं तुम लोग का क्या हो जाता है, अचानक से अटक जाता है कभी कभी। तो अभी हमको एडमिट कर लेना तो बेटा। ठीक है, अटक गया है थोड़ा सा, मेरा लगता है। पता नहीं, कभी कभी जूम होता है ना, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा बीच में आते नहीं है। तो हम फिर से आ रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी एडमिट कर लेना बेटा फटाक से। ओके सर। ठीक है, चलो हम आ गए। हम आ गए, हम आ गए। तो मतलब यही तीन बच्चा है
कोटा राजस्थान से हो? बाप रे बाप। काय जी कोटा में पढ़ती नहीं थी का तुम? कोटा में बड़का बड़का कोचिंग है जी सब, एलेन है, आकाश है, तो कौन है, तो बंसल है, तो फलाना है, डमकाना है। काय कोटा में नहीं समझ में आता है? नहीं मजाक नहीं कर रहे, मतलब सीरियसली पूछ रहे हैं, कोटा में समझ में नहीं आता है खुशी? देखो खुशी को माइक देते, थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा है, कर लेते हैं, है ना? बोले तो खुशी। अब देखो ये सब जो लड़का लड़की है ना, बोलो बोलो खुशी, का है वहाँ, का है पढ़ती हो तुम? कोटा में रहती हो, वहाँ नहीं समझ में आता है? छोड़ो हटाओ, नहीं बोलेगी खुशी, उसको माइक दिए तो भी नहीं बोली। छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं। वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए, अच्छा अच्छा। ये जो सोफिया खान नई नई बच्ची जो ज्वाइन हुई हो, एक्सेप्ट तुम्हारा नाम तो खराब हुआ हुआ है सोफिया अंसारी के नाम से, लेकिन तुम अच्छी लड़की हो। सोफिया खान, तुम कहाँ से हो बेटा? कहाँ से हो? सोफिया सोफिया सोफिया, तुम नई स्टूडेंट हो कि पुरानी स्टूडेंट हो? बोलो। बोलती काहे नहीं है ये लड़की सोफिया? चलो नहीं बोलेगी लगता है। अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है? तुम्हारा नाम अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उसको बदनाम कर दिया। अब मेरा ही नाम उनको अच्छा लगता है, लेकिन एक मेरा दोस्त था मेरे ही नाम का, बहुत बड़ा शराबी लड़का था, खाली ड्रंक करता था, खाली ड्रिंक करता था, रोजा रमजान के दिन भी ड्रिंक करता था। क्या ही बोला जाए, बड़ा खराब लगता है, अपने नाम का कोई आदमी खराब होता है ना, अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे नाम पे एक दोस्त था मेरा, दोस्त नहीं था जी, अब मोहल्ले टोले में कोई पहचान का था बचपन में। चलो हटाओ, बोलोगे सर बकवास कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, ये क्लियर समझ में आ गया ना सबको, है ना? तो ये मेगा कैरियोसाइट से प्रेजेंट होता है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, है ना? जो हम तुमको बताए थे, जैसे ये बोन मैरो है ना? बोन मैरो में क्या है कि स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, जिसका नाम मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट जो नाम है इसका, तो मेगा कैरियोसाइट का है नाम है क्योंकि जो इसका सेल है ना, जिससे प्लेटलेट निकलेगा, तो उस सेल के अंदर, तो अभी सेल को बड़ा कर दिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा है जी? बड़ा सा न्यूक्लियस है, समझ गया ना? न्यूक्लियस कैसा है? बड़ा सा है, समझ गया है? तो ये बात बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी। तो इसीलिए इसका नाम स्पेशल सेल्स है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या है? काफी बड़ा, बिग न्यूक्लियस है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये चीज। चलो, एनसीईआरटी का अब आगे का बात बताते हैं। क्वेश्चन जानती हो यहाँ से नहीं आता है, ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में एक के जगह से क्वेश्चन नहीं पूछे करता है खाली, और ये पूछता है ये आरएस से। मस्त क्वेश्चन पूछा, और एक के क्वेश्चन खूब पूछता है, इरिथ्रोब्लास्ट फीटालिस, ठीक है? और पूछेगा इरिथ्रोब्लास्ट फीटालिस पूछेगा क्वेश्चन, और उसके बाद होता है ना, पूछेगा क्या फीटस को क्या क्या हो जाएगा, तो फीटस को सीवियर एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है बच्चा को, ठीक है? तो जो ऐसे तुम लोग को पढ़ाना रहता है, तो सिलेबस कब का खत्म हो जाता है बेटा? ऐसे पढ़ाना रहता है, देखो बेटा, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ ग्रुप होता है। देखो बेटा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो जल्दी से बोले ए बी होता है सर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। हो गया ना? चलो ये वाला टेबल देख लेना, है ना? जिसके में ब्लड ग्रुप जो होगा उसके में वो एंटीजन, एंटीजन वो ओ ग्रुप वाले में एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी उसका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? और सोचो इसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट होता है ए में, और ऐसे होता है वैसे होता है, बस खाली ऐसे बटा कर करके कहानी खत्म। ठीक है बेटा, ये देख लेना, आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? कुछ नहीं होता है, देखो सोचो टीचर बता रहा है कुछ नहीं होता है ना? और फिर बोलता है ना कि ऐसे बोलता है, ठीक है? ब्लड ग्रुप, ठीक है? ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सर्टेन एस्पेक्ट हाउ टू बी अपीयर सिमिलर, हाउएवर
ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुप में फलाना ढमकाना ढमकाना। चलो छोड़ो हटाओ वो सब बात, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं ना पढ़ाना है बेटा हमको, है ना, हमको अच्छे से पढ़ाना होता है। तो ब्लड ग्रुप क्या है? एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। अब देखो सबका खून तो लाले दिखता है ना, तुम क्या बोलोगे? एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, यही ना एनसीईआरटी बोल रहा है कि दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। अब देखने में तो सबका खून बराबर ही लग रहा है, लेकिन है तो अलग अलग। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। अब ब्लड का ग्रुपिंग अलग अलग हुआ है। क्या ग्रुपिंग हुआ है जी? इधर से देखते हैं, बहुत ज्यादा आजकल ग्रुपिंग चल रहा है। टू सच ग्रुपिंग आर एबीओ एंड आरएच। ठीक है ना, एक होता है एबीओ ग्रुपिंग, एक होता है आरएच ग्रुपिंग। आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही दो ग्रुपिंग चल रहा है पूरी दुनिया में, है ना। तो क्या आरएच है और क्या एबीओ ग्रुपिंग है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। ओ, ओहो, चलो देखते हैं। तो एबीओ ग्रुपिंग क्या है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, ये याद रखना चाहिए, ये वाला टेबल भी जिंदगी भर याद रखना। ठीक है ना, और ये याद रखना है फिजियोलॉजी लैब में, ये भी बहुत काम देगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, समझे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मत भूलना, है ना। तो ये बता दोगे ना कम से कम। ए में, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा जी? ए होगा, एंटीजन होगा। ठीक है, और उसका एंटीबॉडी जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो एंटीजन जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा, और एंटीबॉडी उसका हमेशा, एंटीजन क्या है? जो वो खुद बना रहा है। ठीक है ना, और वो एंटीबॉडी क्या है? उसके अपोजिट में। ठीक है ना, अपोजिट में एंटीजन जो आ रहा है वो ए ग्रुप का ही है। तो एंटीजन क्या है? मतलब एंटीजन ऑन आरबीसी, मतलब ब्लड में। चलो पढ़ाते हैं पहले ऊपर से तक देखो। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ठीक है ना, टू सरफेस एंटीजन। ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी। ठीक है, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट एंटीबॉडीज। सुनो ना, ये ब्लड ग्रुप अभी नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग को हो जाएगा दिक्कत ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप से अभी दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। ब्लड ग्रुप अभी रुक जाओ, हम इसको अच्छे से थोड़ा डिस्क्रिप्शन में टाइम लेकर के पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को भी हम टाइम लेके पढ़ाएंगे, उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़, मतलब छोड़ने का मतलब थोड़ा देर में पढ़ाएंगे उसको, या तो कल पढ़ाएंगे, नहीं तो उसको कुछ सर्कुलेटरी पाथवेज पे अपन आ जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देख रहे हैं लिम्फ भी एक साथ ही पढ़ाएंगे उसी के। ठीक है ना, तो लिम्फ, कुछ सर्कुलेटरी पाथवेज अपन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, समझ गए? इंट्रोडक्शन आज इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से कल हम लोग पढ़ेंगे ये ब्लड वाले पे, क्योंकि अभी ना उसको अच्छे से हमको डिस्क्रिप्शन समझाना पड़ेगा, नहीं तो एनसीईआरटी यहाँ पे अभी बहुत कुछ किचपिच कर दिया है। किचपिच नहीं किया है, सब कुछ ठीक किया है, लेकिन हम बताएंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में। चलो देखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग छोड़ दो, इतना तुम लोग पढ़ लिए ना तुम लोग, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। तो ब्लड ग्रुप टॉपिक और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हम लोग कल पढ़ेंगे, और लिम्फ, है ना, कल पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज पे। जब तक सर्कुलेटरी पाथवेज देख लेते क्या होता है। सर्कुलेटरी पाथवेज दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तुम लोग पढ़ के आए थे ना जी पीछे में, आर्थ्रोपोड और मोलस्का इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट passes to the into open spaces like sinuses। जहां पे भी खुला हुआ है ना, पारानेसल साइनसेस, मतलब ब्लड जो होता है ना सीधा पंप, हार्ट से पंप होने के बाद कहाँ पास हो जा रहा है? लार्ज में ओपन स्पेसेस में, जहां पे भी स्पेस खुला हुआ है बॉडी में, वहां पे जाकर के ब्लड चला जा रहा है। आप सिंपल सा बात समझो तुम, मेरा कॉमन सा बात, नाक का छेद खुला हुआ है ना मान लो, तो सीधा ब्लड वहां पे चला जाएगा, समझ गए ना, ऐसा है डायरेक्ट। ठीक है, तो इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, या बॉडी कैविटीज में जो भी स्पेसेस खुला हुआ, मान लो कि इसोफेगस है, डायरेक्ट ब्लड वहां पे घुस जाएगा। ठीक है ना, तो थ्रू लार्ज वेसल्स, वही ना बोल रहा है, मतलब बड़े बड़े वेसल्स के थ्रू इनटू ओपन स्पेसेस और ये बॉडी कैविटीज, वो सीधा ब्लड लार्ज वेसल्स के थ्रू, बड़ा बड़ा जहाँ पे भी स्पेस है बॉडी में, है ना, मॉलुस्का में और आर्थ्रोपोडा के केस में। जैसे कि हम लोग में नाक कैसे है, तो नाक का छेद ऐसे खुला हुआ ना, डायरेक्ट ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा सा वेसल्स जा कर करके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली ब्लड को
फ्लो कर देता है, ठीक है ना। बॉडी कैविटीज में ओपन कहाँ होता है, या ओपन बड़ा सा जो स्पेसेस है या बॉडी कैविटीज है उसको साइनसेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, और एनेलिड और एनेलिड एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एनेलिड और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हम लोग में देखो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है ना, आराम से हम लोग के अंदर क्या है, ब्लड ऐसे नाक में उंगली डाल रहे तो खून दिखाई दे रहा है काजी, नहीं ना, खून दिखाई दे रहा है। और इन लोग में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ओपन है तो उसमें डायरेक्टली ओपन स्पेसेस में आ जाता है, डायरेक्ट हाथ डालोगे ना उनके नाक के अंदर तो ब्लड ही निकल जाएगा। अर्थ्रोपोडा में समझ गए ना, ब्लड दिख जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली लार्ज वेसल्स ओपन होने का, लार्ज वेसल्स ओपन, लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज, ठीक है ना। तो लार्ज वेसल से जो पास हो रहा है ब्लड, यहाँ पे देखो बात समझा रहे हैं क्लियर कट। देखो सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी पार्ट सिस्टम कहाँ होता है प्रेजेंट, आर्थ्रोपोड में होता है और मलुस्का में होता है। क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद एनसीईआरटी बोल रहा है कि इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी। ब्लड कहाँ पंप हुआ, ब्लड पंप बाय द हार्ट, ब्लड हार्ट से पंप हुआ, लार्ज वेसल्स के थ्रू गया और कहाँ खुल गया, इनटू ओपन स्पेसेस। कहाँ गया ब्लड, ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज में। जैसे कि नाक का छेद खुला हुआ था, ठीक है ना, तो उसी तरीके से उनके में भी जो छेद रहेगा ना, बॉडी कैविटीज जो भी कैविटीज हो रही है, छेद है, तो वहां पे खड्डा में क्या होगा, वो उस पैसेज में क्या होगा, उस स्पेसेस में क्या होगा, ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी में ब्लड होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और हम लोग में देखो, एनेलिड में देखो, और हम लोग में देखो, हम लोग में लीड में क्या है, एनलीड्स में और कॉर्डेट्स में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। पीछे पढ़े ही हो ये चीज, ऑलरेडी हम एनिमलिया किंगडम में बता चुके हैं। ब्लड पंप बाय अ वेसल हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड, ये क्लोज नेटवर्क। हम लोग में क्या है, सारा नेटवर्क क्लोज्ड है ना जी अंदर से, इनके में डायरेक्ट सारा नेटवर्क खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ब्लड एक्चुअली अर्थ्रोपोडा और इसको मारोगे ना तुरंत ब्लड निकल जाए, क्योंकि इनका बॉडी कैविटी के अंदर ही ब्लड फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो ना, डायरेक्टली बॉडी कैविटी में ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क। हम लोग में सारा नेटवर्क क्लोज्ड है ना, हार्ट के अंदर इतना सारा वेन्स जा रहा है ना, पल्मोनरी ऑर्टरा, एक पूरा क्लोज्ड सिस्टम है ना। तो जैसे कैसे, सिंपल सा बात समझो ना, घर में दो तरह का वायरिंग होता है, दो तरह का वायरिंग होता है ना जी। एक होता है अंडरग्राउंड वायरिंग, है ना, जहाँ पे कुछ दिखता उगता नहीं है ना, डायरेक्टली तार वार नहीं ना दिखता है, तार वार क्या हो जाता है, तब दीवार के अंदर रहता है, पाइप दीवार के अंदर रहता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, वायरिंग ऐसा ही हो गया, घर में खुला वायरिंग है ना, तो डायरेक्टली तुमको तार दिख जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो हाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे है, समझ गए ना। तो जस्ट लाइक इट इज सिंपल एज ओपन वायरिंग एंड क्लोज्ड वायरिंग, समझ गए ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट जहाँ पे क्लोज्ड है तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। So this pattern is considered to be more advantageous as the flow of blood can be more precisely regulated. और ये जो पैटर्न होता है क्लोज पैटर्न, दिस पैटर्न इज मोर एडवांटेज, फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइज, बहुत अच्छे से प्रिसाइजली रेगुलेट हो सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि ये पैटर्न जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न है ये ज्यादा एडवांटेजियस है, ताकि फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब ब्लड का जो फ्लो हो रहा है आराम से अच्छे से रेगुलेट हो पाए, समझे। ओपन में दिक्कत हो सकता है, कहीं पर भी कोई चीज अटक गया तो वहां पे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अगर मान लो कि उसका कोई ओपन कैविटी में वो अर्थ्रोपोडा या कोई चीज खाने ही इंगल्फ किया, वहां पे अटक गया तो वहां पे ब्लड का फ्लो अचानक से रुक जाएगा। लेकिन क्लोज में क्या है, आसानी से प्रिसाइजली रेगुलेटेड हो रहा है, इसीलिए मोर एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, ठीक है। तो एक बात सोचना कि अब तुम बाहर में वायरिंग किए हुए रहते हो तो डर लगता है ना, करंट लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो सकता है, इसीलिए आदमी दीवार के अंदर वायरिंग करा देता है अंडरग्राउंड वायरिंग को, तो सेफ होता है, इसीलिए ज्यादा एडवांटेजेस है। तो उसी तरीके से हार्ट का भी सिस्टम मामला वैसा ही है, समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, उसके बाद एनसीईआरटी का आगे का लाइन देखते हैं भाई साहब। एनसीईआरटी बोल रही है, एक मिनट रुकना तुम। हम्म।
एक मिनट रुकना बच्चा पार्टी। चलो, तो हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? ठीक है ना? तो वही हम समझ गए ना, ब्लड ब्लड वाला जो टॉपिक है ना वो बेटा हम यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, तो वो हम जान ही नहीं, तो ऊपर नीचे हम करके पढ़ाते हैं ताकि उसको अच्छे से रेगुलेट हो सके। ठीक है। और एक चीज और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम निकालते हैं आजकल में, ठीक है ना? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का होता है ना, एक दिन सोच रहे हैं ना, एक ही दिन 3-4 घंटे का क्लास लेते हैं, एक ही दिन। समझ रहे हो? और मेरा ऐसा सोच है कि एक ही दिन क्लास लेते 3 से 4 घंटे का, और एनाटॉमी पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी वहां से बचा है ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां से या तो 2 क्लास करके ले लेते, 2-2 3-3 घंटे का। मतलब ऐसा टाइम फिक्स करके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खत्म कर देते हैं। और खत्म करके ना फिर सेल साइकिल का भी वैसे ही कुछ करके क्लास ले लेते हैं 1 से 2 दिन में। ठीक है ना? तो वो भी खत्म कर देंगे। मेरा ऐसा सोच है कि हम ऐसा कर सकते हैं अभी हम। ठीक है, तो हम करेंगे भी। ठीक है ना? इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे आराम आराम से चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये दोनों चैप्टर, और उसके बाद बाकी जो पीछे का जो भी पार्ट छूटा हुआ है ना, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई बच्चा बोल रहा है कि वो वाला वीडियो नहीं मिला, तो बात सही बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। तो वो वाला पार्ट हम करा देंगे। फिर बोल रहा है कोई बच्चा कि जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम नहीं पढ़ाए, तो लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाए, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम का। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी का फैमिली बचा हुआ है, तो वो फैमिली क्लियर करा देते हैं। तो ये ऐसे जो छुटपुट छुटपुट जो पीछे के टॉपिक्स जो छोटे छोटे छूटे हुए थे ना, तो जो चैप्टर इन कंप्लीशन है, तो वो सबको भी टाइम निकाल के इसी में कवर अप कर देते हैं अपन, है ना? ताकि और भी ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, हर एक चीज। क्योंकि अब सब चीज हम लोग लगभग लगभग पढ़ चुके हैं, है ना? सब चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग को सारा नॉलेज हो चुका, बस अभी हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बॉटनी में पढ़ेंगे। बॉटनी का सेक्शन हम लोग का बहुत अच्छा से हो गया। अब जो है जूलॉजी का सेक्शन सो चल रहा है आराम से, कोई इशू नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन झेलाने वाला बॉटनी ही आएगा। चलो, देखते हैं हम लोग। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, हम लोग जो वर्टिब्रेटा में आ गए ना, ऑल वर्टिब्रेट्स देखो पॉजेज अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। आ मस्कुलर चेम्बर हार्ट, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में देखो 2 चेम्बर, मस्कुलर चेम्बर हार्ट तो मिलेगा ना, मतलब मसल्स मसल्स का बना हुआ दिल है ना हम लोग का, वही बोल रहा है। तो देखो हम लोग भी वर्ल्ड वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। तो 2 चेम्बर्ड हार्ट विद इन एन एट्रियम और वर्टिकल वेंट्रिकल। तो 2 चेम्बर हार्ट मिलेगा फिशेज में तुमको। फिशेज में जो 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, तो उनके में एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है भाई सब, एक चेम्बर एट्रियम का। एम्फीबियंस एंड अदर रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, बात वहां पे भी बताए थे एनिमेलिया किंगडम में, याद है ना? तो वही लाइन फिर से आ रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि क्रोकोडाइल को छोड़ के एम्फीबियंस जितने होते हैं, और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ करके सबको 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो 3 चेम्बर हार्ट में 2 चेम्बर जो होता है वो एट्रिया का रहता है, और जो सिंगल रहता है वो वेंट्रिकल का रहता है। साथ ही साथ जो क्रोकोडाइल का यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ, तो क्रोकोडाइल और बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब एप्स आ गया, और मैमल्स, मैमल्स में हम लोग सब आ गए। पॉजेज ऑफ 4 चेम्बर हार्ट, तो हम लोग में कितना एट्रिया कितना वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स मिलेंगे। फिशेज और फिशेज का जो हार्ट होता है, पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। अब सुनना बात ध्यान से कि फिशेज में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन अभी अब आगे और अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी बेसिक रफ आइडिया मिल रहा है। ठीक है ना? तो अभी डबल सर्कुलेशन का पूरा टॉपिक ही है इसमें, है ना, हम लोगों को पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसी में इसी के अंदर डबल सर्कुलेशन और अच्छे से ही पढ़ना है, सिंगल सर्कुलेशन। तो अभी बेसिकली हम लोग बस जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, कि फिशेज में क्या होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है। देखना बात ध्यान से, ये दिल है कि मानता नहीं। चलो, वही वाला बात है। तो इन फिशेज में द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द, यहाँ से हार्ट ब्लड पंप किया पंप किया पंप किया पंप किया, पंप करके क्या निकाला,
क्या कौन सा ब्लड पंप किया, पंप्स आउट, बाहर कौन सा निकाल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई साहब, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये ब्लड पहुंच गया which is oxygenated by the gills and supplied to the body part। ये ब्लड पहुंचा कहाँ, गिल्स तक। कहाँ पहुंचा, यहाँ पे गिल्स था, ठीक है ना, गिल्स से, फिशेस में गिल्स होता है ना जी, समझ रहे हो ना, गिल्स, गिल्स पे पहुंचा। तो ये गिल्स पे पहुंचा तो ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी के पार्ट्स में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक सिंगल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन कहने का मतलब कि हार्ट ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, गिल्स के पास गया, वो एक्सचेंज होकर ऑक्सीजनेटेड बना दिया और सीधा जाके बॉडी पार्ट्स में दे दिया। ठीक है ना, कोई दोबारा वापस रिटर्न तो आया नहीं, कोई डबल सर्कुलेशन वाला फेनोमेना दिखा भी नहीं हमको, है ना। तो ये सिंपल सा बात बोल रहा है एनसीईआरटी कि हार्ट जो होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट जो होता है पंप किया क्या, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स and supplied to the body part where deoxygenated blood is returned to the heart। ठीक है ना, और उसके बाद जो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया और जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा वो डायरेक्ट हार्ट में आ गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, एक ही बार सर्कुलेशन हुआ ना। अरे सिंपल सा बात देखो, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कहाँ से गया, हार्ट से। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, गिल्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेटेड कहाँ पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में। फिर बॉडी पार्ट क्या रिलीज किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया। क्लियर हो गया। तो वही ना बात बोल रहा है कि हार्ट पंप किया, हार्ट क्या निकाला, यहाँ पे इसको मिटा दो, हार्ट पंप्स, है ना, पंप्स, क्या पंप्स किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया था। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, गया कहाँ, गिल्स में, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट में पहुंचा, बॉडी पार्ट से फिर से क्या निकला, बॉडी पार्ट फिर अपना निकाला डीऑक्सीजन जो यूज कर लिया ऑक्सीजन को, बॉडी पार्ट्स में क्या रहेगा जी, सेल रहेगा ना। सेल को क्या चाहिए होता है, पढ़ा है ना, सेल को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो अपना एनर्जी के ब्रेक डाउन करेगा एटीपी की मदद से, है ना। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, एटीपी का रिलीज होगा। तो एटीपी का रिलीज होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर उसके बाद तुमको वो ऑक्सीजन ले लेगा और क्या छोड़ता है, क्या छोड़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, अभी रेस्पिरेशन जो नहीं ना पढ़ा है सही से उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम रेस्पिरेशन भी पढ़ावे करेंगे अभी शाम वाले क्लास में, तो अच्छे से दोनों पार्ट क्लियर भी होता जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है, तो चलो उसके बाद एनसीईआरटी का देखते हैं कि इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the gills, lungs and skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the other. However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out incomplete double circulation। अब देखना है यहाँ पे एक जगह पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक तो सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया तुमको। ठीक है ना, सिंगल अभी इसका डिस्क्रिप्शन हम कल के क्लास में अच्छे से और देंगे, अभी बस इतना बात समझना, बेसिक बेसिक बात समझना। ठीक है ना, तब अच्छे से कल के क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, कल के क्लास में अपना टारगेट यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने का है ना, इस पूरे पोर्शन को डिटेल में। ठीक है ना, ब्लड वाला और स्कूपिंग और ये सब। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अभी बेसिक बेसिक बात हमको समझना है, क्या क्या बेसिक बेसिक बात समझना है वो समझो। हार्ट है, हार्ट सिंगल सर्कुलेशन के टाइम में क्या कर रहा था, सिंगल सर्कुलेशन के टाइम में हार्ट क्या किया, पंप किया। पंप किया, क्या पंप किया, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, वो पहुंचा फिश के गिल्स में, है ना। सिंगल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिल रहा है, फिशेस में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2 चेंबर ऑफ हार्ट है। ठीक है, गिल्स तक पहुंचा, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, वो बॉडी पार्ट से पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में क्या रहेगा, सेल रहता है ना। सेल है तो भैया सेल क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करके वो ऑक्सीजन को ले लेगा, O2 को ले लेगा और क्या निकाल देगा, CO2 को, मतलब जो भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को बाहर निकाल, मतलब पंप वापस से किसको भेज देगा, हार्ट को भेज देगा, ताकि फिर से गिल्स तक पहुंच करके फिर से मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सके। तो भैया एक तरह से ये सिंगल सर्कुलेशन कर रहा है, मतलब एक ही बार सर्कुलेट
मतलब सर्कुलेशन हुआ ना, ये एक ही बार ना ऐसे घड़ी बना, ठीक है, एक ही बार सर्कुलेट किया, है ना, ऐसे किया और ऐसे पहुंचा, ठीक है, तो एक ही सर्कुलेशन हुआ। अब समझना बात ध्यान से, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल के केस में तो दो एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके केस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है भैया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? देखो कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है इनके में क्या चेंबर है? इनके में तो दो चेंबर था, पता चल गया, ठीक है ना, एक था एट्रियम, एक था वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट बना रहे हो, वो यहाँ पे तीन चेंबर है, तो दो एट्रियम है ना, एक एट्रियम है, एक एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है, एक राइट एट्रियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेंट्रिकल है। क्लियर है? यही बात है ना, एनसीईआरटी यही बात बोल रहा है ना। उसके बाद देखना, लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा? गिल्स से या लंग से या स्किन से, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में इसको भर देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना क्या एनसीईआरटी बोल रहा है, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? गिल से आया, लंग से आया और स्किन से आया। तो तुम जान रहे हो एम्फीबियंस में फ्रॉग भी आ जाता है। फ्रॉग के केस में क्या होता है? गिल्स, स्किन और लंग्स तीनों चीज होता है, पढ़ा चुके हैं। तो गिल्स, स्किन, लंग्स इसीलिए बोल रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? तीन जगह से आ रहा है ना, गिल्स, स्किन एंड लंग से आ रहा है। गिल्स, स्किन एंड लंग्स। क्लियर है? चलो, उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है कि राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो अब बाकी बॉडी पार्ट्स में गिल्स, स्किन ऑक्सीजन इससे मिल गया, बाकी बॉडी पार्ट से क्या मिल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। तो देखो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दो। तो राइट एट्रियम में क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट से। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रहा है कि however they get mixed up in the single ventricle and pumps out mixed blood। अब क्या होता है कि ये दोनों क्या हो गया? मिक्स कर गया वेंट्रिकल में। समझे? वेंट्रिकल में आके क्या हो गया? मिक्स कर गया। समझ रहे हो ना? तो दोनों मिक्स्ड हो गया ब्लड। तो मिक्स हो गया, तो अब यही मिक्स्ड वाला ब्लड क्या कर, वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप करना। तो ये वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा। तो वेंट्रिकल जब पंप करके बाहर ब्लड जो फेंकेगा, तो मिक्स्ड ब्लड फेंक रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंक रहा है, ठीक है ना। तो डबल सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इनकम्प्लीट फॉर्म में रहेगा। बेटा कल डिस्क्रिप्शन क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, उसको और डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है ना। तो बस इतना बात तुम अभी बेसिक बेसिक बात ध्यान में रखोगे, कल तब जब उनको डिस्क्रिप्शन क्लास में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे हुआ कि एक बेसिक बात तुम समझ गए यहाँ पे का लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोलना चाह रहा था कि however they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood, ठीक है ना। तो ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा, तो इस तरीके से ये जो डबल सर्कुलेशन का पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्लड मिक्स्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बोलना चाहती है, यहाँ पे देखना एनसीईआरटी की लाइन, बर्ड्स और मैमल्स के केस में ऑक्सीजेटेड एंड डीऑक्सीजेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। अब मैमल्स के केस में क्या हो रहा है भाई साहब? मैमल्स के केस में जो हार्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, हार्ट बन रहा है, हार्ट, ठीक है। तो ये क्या है? राइट एट्रियम है ना, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट, तुमको मान लो हम जब भी बना दिया, उल्टा सीधा मत समझना, वो छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि इसी को राइट बना देते हैं ना, समझ गए, चलो ठीक है, हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो उधर हो गया लेफ्ट एट्रियम, इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी पहले बेसिक बेसिक बात समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बर्ड्स और मैमल्स जो हम लोग हो गए, हम लोग के केस में क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुमको राइट एट्रियम में आया। क्लियर हो गया? चलो, बेसिक बेसिक बात समझना है।
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पासेस, अब ये क्या होगा, ब्लड पास होगा वेंट्रिकल्स में ऑफ द सेम साइड, ठीक है ना। अब वेंट्रिकल्स जो है पंप करेगा विदाउट एनी मिक्सिंग अप टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज इन दिस ऑर्गेनिज्म। तो अब तुम देखने को बाद मिलेगा कि ये जो ब्लड है ये तुम्हारा नीचे तक ऐसे जाएगा, है ना। ये यहाँ पर से अभी अभी बहुत सारी चीज पढ़ोगे, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है तो उसके थ्रू ऐसे जाता है, तो वो सब पढ़ोगे अभी, बेसिक बेसिक बात। अभी बस इतना बात, अभी तो बेसिक बेसिक बात जानो ना तुम। तो ये ब्लड यहाँ तक जाएगा, यही ना एनसीईआरटी लाइन बोल रहा था, एनसीईआरटी यहाँ पे लाइन बोल रहा था, लेफ्ट एंड रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, उसी साइड के वेंट्रिकल्स में पास हो गया। और वेंट्रिकल्स क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, है ना। वेंट्रिकल्स क्या करेगा, ये पार्ट पंप कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, लिख लो अभी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पा रहा आपस में, है ना। दो अलग अलग वेंट्रिकल है ना, बीच में सेप्टम भी है, तो मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो दो अलग अलग टाइप से सर्कुलेशन होगा ना, तो एक तरफ से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, और एक तरफ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बेटा कल की क्लास में और अच्छे से देंगे, ठीक है ना। उसमें उतना अभी टाइम नहीं है, तो नहीं तो हम अभी दे देते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, अभी तुमको ये समझ में आ गया, हेंस these animals have double circulation, let us understand the human circulatory system। तो अब हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक रफ आइडिया लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो तुम, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो जा रहा था, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एक ही सर्कुलेशन की तरफ से चला जा रहा था। अब क्या होगा ना, इसमें एक ही सर्कुलेशन की तरफ, मतलब सिंगल नहीं हो पाएगा, मतलब डबल सर्कुलेशन की तरफ अप्रोच किया लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, मतलब पूरी तरीके से डबल सर्कुलेशन यहाँ पे अप्रोचमेंट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि वेंट्रिकल सेपरेट हो गया, तो जिसकी वजह से इंटरवेंट्रिकल सेप्टम के थ्रू तो दोनों का अलग अलग सर्कुलेशन हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का। यहाँ पे क्या हुआ था, तुमको सिंगल सर्कुलेशन वाले में डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, ग्रिल्स लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस से उसी में पंप कर दिया। तो भैया एक ही काम हुआ, सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे हो गया। इसका डिटेल डेप्थ जो चीज है ना, जो तुमको अभी ऊपर ऊपर समझ में आएगा, सुपरफिशियल समझ में आएगा, हमसे ज्यादा थोड़ी अच्छा समझ सकता है, हम जानिए नहीं, तुमको सुपरफिशियली भी समझ में आएगा बहुत सारा बात, तो वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलो तो आज इतना ही, इतना तक में समझ में आया ना, सुपरफिशियल बातें समझ में आई लेकिन नहीं आई, पहले ये बताओ। ठीक है ना, अभी सुपरफिशियल बातें समझ में आई इसके रिगार्डिंग कि नहीं समझ में आई। कल हम लोग होता है ना, इसका 2 घंटे का क्लास रख कर करके हम लोग पूरा इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। कल हम लोग 1.5 घंटे का या 1.5 घंटे का क्लास रख के डिटेल में चल जाएंगे, बहुत है, ठीक है ना। तो अभी सुपरफिशियल बातें समझ में आई ना, कि सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्या होता है। नूर तुम कहाँ, अच्छा तुमको तो पता चल गया कि तुम महुआ से हो, ठीक, तो भूल गए थे तुम्हारा। लिंक कॉपी नहीं हो रही है, पता नहीं लिंक कॉपी क्यों नहीं हो रही है, बाद में तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल ही जाता है, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, इतना रखते हैं आज, मेरा मुंह दर्द कर रहा है यार। ठीक है, तो हम लोग फिर कल देखेंगे। मुंह का है नहीं, पता नहीं रोजा में आज अभी बहुत ज्यादा ये हो गया है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, इस वजह से इंसान का थोड़ा हालत ज्यादा खराब हो रहा है, ज्यादा बोलने का मन नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं अभी, फिर है ना, फिर नेक्स्ट कल कल देखते हैं।